नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। बंगाल के चुनावी रण में क्रिएटिव स्लोगन्स, धारदार नारों की बहार है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर अलग अलग स्लोगन और नारों के जरिए चुनावी युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों में होड़ मची है कि कैसे बंगाल की जनता का दिल जीता जाए, कैसे बंगाल के लोगों के मन में अपनी जगह बनाई जाए और कैसे बंगाल में जीत का नगाड़ा बजाया जाए। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा हाम्बा हाम्बा राम्बा राम्बा काम्बा काम्बा কে কে কুকু দু একজন দুষ্টু গরু খেলা হবে খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার করতে হবে করতে হবে করতে হবে কাটমানি কাটমানি। তারা কি ক্যাটমানি খান না রেটমানি খান? ওটা রেটমানি। टीएमसी का खेला शेष। अब की बार स्लोगन की बौछार, যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা। अब की बार डायलॉग से वार, अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। अब की बार नारों की बहार, কে চাই না দঙ্গা বসে চাই না। अब की बार जंग जोरदार, चाइना चाइना चाइना। बंगाल की समर भूमि किसी फिल्म के मानिंद हो गई है। सत्ता पाने की इस लड़ाई में जमकर हो रही है डायलॉग बाजी। दीदी, ओ दीदी, বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में थे। अपने उसी चिर परिचित अंदाज में ममता बनर्जी पर उसी तेवर से वार करते हुए पीएम ने टीएमसी का नया फुल फॉर्म बता दिया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में डीजी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होवे के जवाब में भी जबरदस्त नारेबाजी करवाई। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব
শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। किसी भी चुनाव में नारों का बड़ा महत्व होता है। नारे ही बनते हैं तेवर, नारे ही बताते हैं विरोधी के खिलाफ तल्खियां और नारे ही कार्यकर्ताओं में फूंकते हैं जान। नारे ही पूरे करते हैं जनता तक पहुंचने के अरमान। इसीलिए बंगाल के चुनावों में नारों की बौछार है। इसीलिए टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से नए नए नारे उछाले जा रहे हैं। টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, করতে হবে, খেলা হবে। ममता बनर्जी का खेला होबे टीएमसी के भीतर प्राण फूंक रहा है। जहां भी वो जा रही हैं, वहां खेला होबे की धुन सुनाई देती है। ममता बनर्जी भी अपने अंदाज में खेला होबे कहती ही रहती है। उसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया जाता रहा है। खुद पीएम ने कहा था कि खेला खत्म। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष। बंगाल के इसी चुनावी लड़ाई में बेहतर स्लोगन की भी लड़ाई है। ममता बंगाल की जनता के सामने कहती रही है कि बीजेपी के चाइना मतलब बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटेड चाइना, তোলাবাজ চাইনা, ভ্রষ্টাচারী চাইনা, নরেন্দ্র মোদী চাইনা, अमित शाह चाइना। ममता के इस चाइना चाइना की तर्ज पर पीएम मोदी अपनी रैलियों में नारा लगवाते हैं, और नॉय और नॉय। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, बंगाल का रण दिलचस्प होता जा रहा है। ममता बनर्जी चोटिल होने के बाद और आक्रामक हो गई हैं। वो व्हील चेयर पर भले ही हैं, मगर उनके समर्थक बल्लियों उछल रहे हैं। ममता बनर्जी मंच से अपने समर्थकों से ऐलान करती हैं कि खेलबो, लड़बो, जीतबो। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ममता बनर्जी पर शुरू से ही कटमनी का आरोप लगाते रहे हैं, मगर ममता बनर्जी ने भी स्लोगन के जरिए बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूकती। हुगली में ममता बनर्जी ने कहा था कि जो देश बेचते हैं उन्हें क्या कहेंगे, गैट मनी या रैट मनी। 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে, তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র‍্যাটমানি খান? ওটা র‍্যাটমানি। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार बंगाल में असौल परिवर्तन होगा, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी का स्लोगन दिया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए बुआ का दांव चल दिया। इतना ही नहीं, दोनों दलों में थीम सॉन्ग्स की भी लड़ाई चल रही है जो दिलचस्प है। मोदी मोदी मोदी, बांग्ला চাই শান্তি, প্রগতিশীল বাংলা, বাংলা চাই সোনার বাংলা। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा। आपको दीदी की भूमिका में चुना, आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। बीजेपी के
मन में ममता का किला ढहा देने का अरमान पल रहा है और ममता दीदी के मन में पल रहा है अपने किले पर दोबारा टीएमसी का ध्वज फहराने का प्लान। दोनों ओर से हर वो कोशिश की जा रही है जो उन्हें सत्ता का सुख दिला सके। बीजेपी की ओर से स्लोगन दिया गया है, सोनार बांग्ला। स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है, इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। बीजेपी के सोनार बांग्ला वाले स्लोगन पर ममता बनर्जी बिफर पड़ती हैं। वो मंचों से बीजेपी के सोनार बांग्ला पर तंज कसती हैं। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बीजेपी ने बंगाल में पूरा दमखम झोंक दिया है। बीजेपी के सारे बड़े नेता बंगाल में ही डटे रहते हैं, मगर टीएमसी भी किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसीलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। पीएम मोदी खुद मंचों से कह रहे हैं कि बंगाल में अब की बार परिवर्तन की बयार, बोले तो आसोल परिवर्तन। यहाँ आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। नरेंद्र मोदी आसोल परिवर्तन का नारा दे रहे हैं तो ममता बनर्जी बीजेपी को सीधे चेतावनी देते हुए कहती हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। बंगाल का ये चुनावी युद्ध इसलिए भी डायलॉगबाजी और स्लोगन से भरा हुआ है क्योंकि इसमें फिल्मी सितारों का भी तड़का लगा है। दोनों ओर से टॉलीवुड के सितारों को शामिल करने की होड़ लग गई थी, इसीलिए स्लोगन और डायलॉगबाजी में बढ़ोतरी हुई। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो, आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छोबले छवि। और सेटाई आमी, आमार नाम मिठुन चक्रवर्ती, आमी जा बोली ता करे देख। बीजेपी ज्वाइन करते ही मिथुन चक्रवर्ती ने भी वही डायलॉगबाजी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। ऐसी डायलॉगबाजी का बंगाल की जनता पर असर न पड़े, इसके लिए ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल की बेटी का स्लोगन दिया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि बंगाल की बेटी वही है, बीजेपी बाहरी है। मगर ममता बनर्जी के इस दांव की काट बीजेपी ने निकाल ली। ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी वाले स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी कर दिया, इस स्लोगन के साथ कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? इन सब डायलॉग, स्लोगन और पोस्टर के बीच गानों को लेकर भी लड़ाई तेज हुई। टीएमसी ने अपना थीम सॉन्ग जारी किया, खेला होवे। टीएमसी के इस गाने के जवाब में बीजेपी की ओर से भी गाना जारी किया गया। ओ पिशी जाओ पिशी जाओ पिशी जाओ, जाओ जाओ रास्ता बेहाल। कुल मिलाकर बंगाल की लड़ाई पहले से ज्यादा तेज,
पहले से ज्यादा दिलचस्प और पहले से ज्यादा धारदार हो गई है। देखना होगा कि बंगाल की जनता के मन में किसका स्लोगन घर करता है, किसका स्लोगन बंगाल की जनता को पसंद आता है और जनता किसके स्लोगन पर भरोसा जताती है। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अरुण गोविल ने जय श्री राम का मुद्दा उठाया, पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बातचीत करने के लिए रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल। अरुण जी, आज आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। 33 साल से ज्यादा हो गए जब रामायण खत्म हुई। आपसे पहले कई किरदार, सीता, दीपिका चकलिया से लेके अरविंद त्रिवेदी, सब आके पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। आप अंत में आए। मैं तब आया हूं जब यहां से मुझे वापस जाने का न तो मौका मिलेगा न मेरे पास समय होगा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा, समय हर चीज का निर्धारित होता है। मेरा आज मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए। जो मिस हो रहा था, कहीं मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी में, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया। मैं आपको सच बताता हूँ, बिल्कुल मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया। मुझे मटेरियल नहीं चाहिए और राम जी ने दिया है मुझे मटेरियल जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरी कोई इच्छाएं भी वैसी नहीं है। मैं देश के लिए जो अब करना चाहता हूँ, श्री राम का नाम लेकर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, मुझे ठीक नहीं लगा वो। बिकॉज एक ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जो हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है, हमारे कर्तव्य हमें सिखाता है, हमें कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और उससे हमें एलर्जी हो जाती है तो हम कहाँ क्या करेंगे। तो वो ट्रिगर पॉइंट है मेरा। ममता बनर्जी को तो बहुत ज्यादा एलर्जी है, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षियों को एलर्जी है राम के नाम से, जय श्री राम से। तो वो मुझे नहीं ठीक लगा। तो मेरे आने का बेसिक कारण जो है वो ये है। ये थे अरुण गोविल, जिनका ये कहना है कि आज की जो राजनीति है वो पहले से बेहतर हो गई है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज बीजेपी ने अपनी तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 148 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, तो चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। असीम सरकार, मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा को टिकट दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी को भी टिकट दिया है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि शिखा मित्रा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिखा मित्रा ने कहा कि टिकट को लेकर उनसे पहले संपर्क ही नहीं किया गया। না, আমি কখনোই কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ, ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে, এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না। আমি নিজেই বলছি আমি দাঁড়াবো না, মিথ্যে কথা এটা, ব্যাস হয়ে গেল। और अब एक बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं जल्दी से। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में कहा है कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि यूपीए का पुनर्गठन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को और मजबूत होना है, यूपीए को मजबूत होना है, तो शरद पवार ही हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प हैं। संजय राउत ने यहां तक कहा कि अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। यूपी के अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस यूपीए को लीड कर रहा है। अब ऐसे में संजय राउत ने शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया। आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है? देखिए, महाराष्ट्र का जो प्रयोग हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट, वो बेहतरीन और पूरे देश हमारे तरफ देख रहा है। हमने बार बार आह्वान किया है कि यूपीए का रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप यूपीए में अभी है नहीं? अभी हम एनडीए से तो हम बाहर निकल गए। अकाली दल एनडीए से बाहर है। ममता जी यूपीए में नहीं है। मोदी की बीजेपी में भी, एनडीए में भी नहीं है। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल छोटे बड़े रीजनल पार्टीज है जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है। यूपीए में क्यों नहीं है, ये एक संशोधन का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी, तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा। और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव लाइफ हो, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपके नजर? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए
तो आपकी ये तरफ fact है, आप ये चाहते हैं कि अगर शरद पवार यूपीए के नेता बन जाएं चेयरमैन, सुना है जी कि वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली होगी। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह साफ कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ रहे। आखिर क्या है दिलीप घोष के चुनाव न लड़ने का कारण, देखिए। दिलीप घोष का कैंडिडेट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। सितारों को टिकट मिला, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला, सांसदों को टिकट मिला, दल बदलू नेताओं को टिकट मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष बिना टिकट के मैदान में उतरे हैं। जिम्मेदारी किसी एक सीट की नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की है। दिलीप घोष का कैंडिडेट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो क्या इस बार आप किस भूमिका में रहेंगे? पार्टी ने निर्णय लिया कि पार्टी प्रेसिडेंट के नाते पूरा प्रदेश में प्रचार करने का जिम्मा मेरे रहेगा, मेरे नेतृत्व में होगा और उसी अनुसार मैं भी काम कर रहा हूँ। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि दिलीप घोष मिदनापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता और निशीत प्रमाणिक जैसे 4 सांसदों के नाम का ऐलान कर दिया तो दिलीप घोष के चुनाव लड़ने की चर्चा ने और जोर पकड़ा। लेकिन दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही बीजेपी के सामने टेंशन खड़ी हो गई। टिकट कटने पर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बंगाल की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद अमित शाह ने आला नेताओं के साथ बैठक की। मंगलवार को बंगाल बीजेपी नेताओं का दल दिल्ली पहुंचा। कल सुबह जेपी नड्डा के घर पर लंबी बैठक चली। वहीं कल रात कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए, जो बैठक के बाद असम और बंगाल के दौरे के लिए रवाना हुए। टेंशन कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 4 बजे तक बंगाल के नेताओं के साथ माथापच्ची की, जिसके बाद बाकी बचे चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई। अब दिलीप घोष के सामने इस असंतोष को खत्म करने की चुनौती है। बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतने का सपना देख रही बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं का बागी होना घातक साबित हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या किसी का पहनावा उसके संस्कारों का प्रतीक है या हो सकता है? जी हां, ये सोच है उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। एक कार्यक्रम में तीरथ सिंह रावत ने एक महिला की चर्चा कर दी जिसने फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। तीरथ सिंह रावत ने उस महिला के कपड़ों को उसके संस्कारों से जोड़ा तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में एक लंबी बहस छिड़ गई और निशाने पर आ गए रावत। हम सांसद हैं, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा पहनावा है और कभी रिप जीन्स भी होता है तो कृपया हमें जज करना बंद करें। जी हाँ, पहनावे पर ध्यान ना दें, ये नसीहत है उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के लिए बिल्कुल सचित्र नसीहतों का दौर चल पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करके नसीहत दी। अभिनेत्री गुलपनाग ने रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करके तीरथ सिंह रावत को संदेश भेजा। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीर ट्वीट करके पहनावे से संस्कार तय करने वाली मानसिकता को लानत भेजी। 8 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने ऐसा क्या कह दिया जो सोशल मीडिया पर उनके लिए नसीहतों का दौर चल पड़ा? तो आइए हम आपको सुनवाते हैं तीरथ सिंह रावत का जीन्स ज्ञान। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी।
और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो आपने सुन लिया तीरथ सिंह रावत का ये पूरा जीन्स ज्ञान। रावत साहब ने संस्कारों को फटी हुई जीन्स से जोड़ दिया। वो जिस महिला की बात कर रहे हैं उसमें ऐतराज लायक उन्हें क्या दिखा, पहले ये जान लेते हैं। महिला का गम बूट, घुटने के पास फटी हुई जीन्स, हाथों में कड़े। तो तीरथ सिंह रावत साहब की माने तो जो महिला गमबूट पहनती है, रिप्ड जीन्स पहनती है, हाथों में कड़े पहनती है, वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? फटी जीन्स पर तीरथ सिंह रावत के इस दिव्य ज्ञान से सोशल मीडिया हिल गया। खास तौर पर महिलाओं ने तीरथ सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिप्ड जीन्स और शॉर्ट्स में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होने लगे। खास से लेकर आम तक सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह की सोच को लांते भेजने लगे। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने भी रिप्ड जीन्स में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली और लिखा, हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ पर सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तीरथ सिंह रावत को नोटिस भेज दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ ट्वीट्स की बरसात कर दी। ट्विटर पर शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए स्वाति ने लिखा, उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जीन्स पहनने से दिक्कत है। मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, जब नीचे देखा तो गमबूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। जो फटी जीन्स हो या कोई भी कपड़े हो, हमारे यहाँ पे संविधान ने व्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार दिया है। कौन क्या पहने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। मैं उत्तराखंड के सीएम को यही कहना चाहूंगी कि आपका नजरिया गलत है, आपकी ये विकृत मानसिकता है कि आप उनको जो है वो इस नजरिया से देख रहे हैं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर रिप्ड जीन्स ट्विटर ट्रेंड करने लगा। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस ट्वीट वार में कूद पड़ी। कंगना ने ट्विटर पर रिप्ड जीन्स और शॉर्ट्स में अपनी ढेर सारी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, यदि आप रिप्ड जीन्स पहनना चाहते हैं तो पहले यह तय कर लें कि इन तस्वीरों में जैसी कूलनेस है वैसी आप में हो, ताकि ये आपकी स्टाइल लगे। ये न लगे कि आप बेघर भिखारी हैं जिसे इस महीने अपने माता पिता से पैसे नहीं मिले, जैसा कि तमाम युवाओं में इन दिनों दिखता है। तीरथ सिंह रावत बाल आयोग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। बच्चों में संस्कार और अच्छे भविष्य पर अपना ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन फटी जीन्स में उनकी सोच फंस गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में उनकी फजीहत हो गई। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फटी जीन्स पर बयान संसद तक पहुंच गया। महिला राजनेताओं ने तीरथ सिंह रावत की जमकर आलोचना की। महिलाओं ने यह भी पूछ लिया कि रावत साहब का ध्यान आखिर किधर था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कि रावत को मुंहपका हो गया है। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? उत्तराखंड का बवाल शांत करने के लिए बीजेपी आला कमान ने
तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी थी। तीरथ सिंह की सबसे बड़ी योग्यता यही थी कि उनके साथ कोई विवाद नहीं था, लेकिन 10 दिन के भीतर ही तीरथ रिप्ड जीन्स वाले बयान पर बुरी तरह फंस गए। महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि संस्कारों की बात करने वाले तीरथ सिंह रावत क्या उस महिला को घूर रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक महिला के बगल में वो हवाई जहाज में बैठे और लगता है कि वो उसको देखते ही रहे कि उसके पैर पे क्या है, उसके घुटने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो कपड़े कैसे पहने हैं। तो हम तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से इतना ज्यादा औरतों को घूरेगा, इतना ज्यादा उनके कपड़े कैसे हैं उसी को देखेगा। तीरथ सिंह रावत के जीन्स ज्ञान पर सियासत तेज हो गई। संसद तक में उनका बयान गूंज उठा। क्राइम कमिट करते हैं। Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being गैर संस्कारी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ये मामला उठा दिया। इस तरीके से जजमेंट करना कि एक महिला अगर रिप जीन्स पहनी है वो बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है, वो एक अच्छी महिला नहीं है, ये जजमेंट देने की जिम्मेदारी किसने आपको दी है? और रोज रोज इस तरीके की बयानबाजी करना, मैं मानती हूँ कि इसको कॉल आउट करना जरूरी है, इसलिए आज मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दिया। रिप्ड जीन्स पर तीरथ सिंह रावत के इस दिव्य ज्ञान पर समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन भी बिफर पड़ी। ऐसे छोटे सोच के लोग हमारे बड़े बड़े पद में बैठे हैं और ये जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं, यही चीज बाहर जाती है और जो बच्चे इस क्राइम को कमिट करते हैं लाइक रेप और टीजिंग गर्ल्स और से दे गेट एनकरेज्ड बाय पीपल लाइक दिस। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तो तीरथ सिंह रावत के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की धमकी दे डाली। कपड़ों की बात करें, बेटी की फटी जीन्स दिख रही है, लेकिन अपना कर्नाटका का नंगा मंत्री नहीं देखा जो बेटी को नौकरी के लिए पूरा नंगा हुआ है, वो नहीं दिखता, बेटियों की फटी जीन्स दिखती है। तो मैं साफ कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी उन्हें माफी मांगने को कहें। देश की महिलाओं का दिल बहुत बड़ा है, शायद माफ कर देंगी, नहीं तो पूरा आंदोलन होगा और उनके इस्तीफे तक आंदोलन होगा। तीरथ सिंह रावत के जीन्स ज्ञान पर महिला नेताओं ने तो उनकी जमकर फजीहत की। उत्तराखंड में विपक्षी नेता भी उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तीरथ सिंह रावत का महज ये बयान नहीं है, दरअसल ये एक सोच है जो संस्कारों को पहनावे से जोड़ती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने भी रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीरें पोस्ट करके तीरथ रावत को यही संदेश दिया है कि जीन्स फटी नहीं है, आपकी सोच फटी हुई है। मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। जबरदस्त विवाद हो गया है, फंस गए यहाँ पर तीरथ सिंह रावत और तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं। करीब 250 साल पहले जीन्स का आविष्कार हुआ था। पहले ये मजदूरों का पहनावा हुआ करता था और बाद में फैशन का प्रतीक। हम आपको ये भी बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने ही जीन्स पर अपनी निगाहें तिरछी नहीं की हैं। अक्सर सरकार को निशाने पर जीन्स रही है। कई राज्यों के सरकारी ऑफिसेज में जीन्स पहनने पर पहले से ही प्रतिबंध है। सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, जीन्स की यही खासियत है। ये आम से लेकर खास तक की जेब के हिसाब से बाजारों में मौजूद है। इसका फैशन कभी नहीं जाता। जातिवाद, संप्रदायवाद, रंग भेद, लिंग भेद से परे है। पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, बच्चे और बूढ़े भी पहनते हैं। 250 साल पहले जीन्स का इजाद हुआ था और एक सदी से जीन्स दुनिया भर में फैशन और जरूरत का कपड़ा बना हुआ है। 1870 में लोव स्ट्रॉस ने पहली जीन्स डिजाइन की थी। मोटे कपड़े की ये जीन्स फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाई गई थी। बाद में लेवाइस कंपनी ने जीन्स को दुनिया भर में फैशन का प्रतीक बना दिया। 1970 के दशक में जब बैंड्स कल्चर और पॉप संगीत के साथ आया रिप जीन्स का फैशन, रॉक स्टार्स ने फटी हुई जीन्स को बगावत का प्रतीक बना दिया। 2010 में एक बार फिर रिप्ड जीन्स का फैशन वापस आ गया।
कभी गरीबी का प्रतीक रहा रिप्ड जीन्स अब फैशन में है। बड़ी बड़ी कंपनियां रिप्ड जीन्स बना रही हैं। हालांकि जीन्स पर तमाम राज्यों के सरकारी दफ्तरों की निगाहें टेढ़ी हैं। जीन्स पहनने पर तमाम दफ्तरों में पाबंदी है। 8 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई थी। 2 दिन पहले 16 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने जीन्स पर पाबंदी हटा ली, लेकिन टी शर्ट पर पाबंदी जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2 अगस्त 2020 को आदेश जारी किया था कि सरकारी कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकते। हिमाचल प्रदेश में 3 अगस्त 2017 को सरकारी दफ्तरों में जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई थी। हरियाणा सरकार ने भी सरकारी दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा रखी। पिछले 4 मार्च को यूपी के संभल के डीएम ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी। जीन्स भले ही फैशन में हो, चलन में हो, लेकिन सरकारों की नजरों में अक्सर ये खटक जाता है। तभी तो कभी नेता जीन्स पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो कहीं जीन्स पर पाबंदी लगाते हैं। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया। देश के कोरोना के कल जितने भी केसेस सामने आए उनमें करीब 65% महाराष्ट्र से आए। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपायों का सहारा लिया गया, लेकिन जमीन पर यह कदम बिल्कुल भी प्रभावी नजर नहीं आ रहे। कोरोना की बीमारी है, आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। We are girls, so please, हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं अलाउड कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। एक तो सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाया और सवाल पूछने पर ये तेवर। ये चंडीगढ़ बस अड्डे की तस्वीर है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। 2 गज की दूरी का तो क्या ही कहना। सरकारी कर्मचारी आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क गाड़ी में है सर। नहीं, आप इन लोगों के पास जाते हैं, टिकट देते हैं। हाँ जी। तो आपको तो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सर मास्क था मेरा गाड़ी में अभी। सरदार जी, आप लोग यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे। तो दरअसल हालत ये है कि मास्क लगाना महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर महोदय हैं, ये जाकर अब लोगों से जो है इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया गया है। ये उस पंजाब की तस्वीर है जहां पिछले कुछ समय से कोरोना केस में काफी तेजी आई है। 1 मार्च को कोरोना के नए केस का औसत 531 था, जो दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 15 मार्च को 1338 हो गया। पंजाब में कल भी 13,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 13,245 एक्टिव केसेज कोरोना के इस समय मौजूद हैं। 6,200 लोगों की मौत हो चुकी है। जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना विस्फोट का एपिक सेंटर बने हुए हैं। अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। ये अहमदाबाद का तीसरा दरवाजा इलाका है। बाजार में उमड़ी भीड़ से लगता है मानो आज ही सब कुछ खरीदने की होड़ हो। को दिखाते हैं अहमदाबाद के 3 दरवाजा का वो नजारा जहाँ पे जो मार्केट है वो लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कपड़ों का मार्केट लगता है। कपड़े, जूते जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। साथ ही लोग इतने लापरवाह है कि मास्क तक नहीं पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। किस तरीके से गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 250 जितने कोरोना के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो ये मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। ये हालात तब हैं जब कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए अहमदाबाद में सिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। अब झारखंड की राजधानी रांची का हाल देख लीजिए। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कई लोगों के चालान काटे गए। आज तक ने जब मास्क न पहनने वालों से सवाल किया तो जवाब सुनिए। नहीं लगाया सर, हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, मेरा वही छूट गया। मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। लगाते हैं। हाँ तो क्यों अभी हेलमेट लगा हुआ तो इसीलिए नहीं लगाते। बाकी लोग लगा रहे हैं ना। हाँ लगाते हैं। हेलो सर, पहने कटिए मास्क, जान नहीं रहे हैं कि जरूरी है। हाँ पहने क्यों नहीं है? ये तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। आपने भी नहीं पहना हुआ है। बाइक चला रहा था इसके लिए मैं यहाँ पे खोला हुआ।
कोरोना बहाने नहीं सुनता, इसीलिए अच्छा हो लोग मास्क पहने और कोविड संबंधी हर एहतियात का पालन करें। अहमदाबाद से गोपी घांगर, रांची से सत्यजीत कुमार, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। हमारे देश में कोरोना के कल जितने भी केस सामने आए उनमें करीब 65% महाराष्ट्र से हैं। कोरोना पर लगाम के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपायों का सहारा लिया गया, लेकिन जमीन पर यह कदम प्रभावी नजर नहीं आ रहे। ये मुंबई है, हमेशा की तरह रफ्तार तेज। कोरोना आए तो आए अपनी बला से। माया नगरी में कोरोना के केस ने फिर रफ्तार पकड़ी है, लेकिन दादर में देखिए लोगों की रफ्तार जारी है। बसों में ठुस कर काम पर जा रहे हैं लोग, तो उतनी ही तादाद में लोग कतार में बस का इंतजार भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कहने भर की चीज रह गई है। खतरा तो है, अभी 1 साल से घर में बैठे हैं तो सारा पैसा तो खत्म हो चुका है सेविंग का। अब क्या करें, कमाना तो पड़ेगा ही। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो है ही सर, फिर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। आम जनता का कहना है आखिर वो करे तो क्या करे। करीब 8 महीने से वो घर पे थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाना जरूरी है, कमाना जरूरी है, परिवार के लिए बाहर निकलना, खतरा मोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दादर इलाके से ऐसी भी। मुंबई शहर में कोविड के नंबर्स हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो कि काम करने के लिए हर रोज घर से निकलती है, उसके पास आखिर साधन क्या है? वो मजबूर है खचाखच भरी बस में जाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए। देखिए, एक बस यहां से BEST की निकली है, ऑफिस गोवर्स सुबह सवेरे इसमें भरे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी और उनका कहना है कि आखिर करें तो क्या करें। ये पुणे का APMC इलाका है। पुणे वो शहर है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सुबह की तस्वीर देखिए, मंडी में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह है। जब दिन में ही ऐसे जमघट लगेंगे तो फिर नाइट कर्फ्यू से कैसे कम होगा कोरोना? शायद यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन का प्रयोग फेल होता नजर आ रहा है। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों से नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थी। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केस में गिरावट नहीं हुई, तो नागपुर प्रशासन ने कुछ और सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। नागपुर में अब दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, रोजमर्रा के जरूरी सामान, मीट शॉप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के नए केस के मामले में नागपुर टॉप पर है। नागपुर में 2692 केस, पुणे में 2112 केस, मुंबई में 2377 केस, औरंगाबाद में 1335 केस, ठाणे में 493 केस। आंकड़ों में देखें तो कोविड केस में महाराष्ट्र पूरे देश से अकेले होड़ ले रहा है। पूरे देश से कल कोरोना के 35,871 केस सामने आए, तो महाराष्ट्र से 23,189, यानी देश के नए कोरोना केस में महाराष्ट्र का योगदान करीब 65% है। इसी तरह 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े को देखें तो देश भर में 187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र से 84 लोग शामिल हैं। 15 दिन के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना केस की रफ्तार तकरीबन दोगुनी हुई थी। 1 मार्च को जहां रोजाना औसतन केस 7,741 आ रहे थे, वहीं 15 मार्च को ये औसतन 13,527 हो गया। इसी तरह औसतन पॉजिटिविटी रेट 11% से बढ़कर 16% हो गया, जबकि देश का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5% है। 102 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 36,000 केसेस 24 घंटे में हिंदुस्तान में, जिसमें से 60% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सारे राज्यों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोविड की दूसरी लहर हिंदुस्तान को छू ना पाए। साफ है, महाराष्ट्र कोरोना को लेकर अभी कमजोर कड़ी बना हुआ है। नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।